नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं अपराध की राजधानी मुजफ्फरपुर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। और वो खबर ऐसी खबर है जिस खबर को लेकर कह सकते हैं कि अंडरवर्ल्ड को संरक्षण देने वाले सफ़ेद पोश, खादी और खाकी वर्दी वाले की नींद हराम हो गई है। हर कोई पता करने पर लगा हुआ है कि आखिर सीआईडी कर क्या रही है और ऐसी क्या जानकारी सीआईडी को मिल गया कि वो बंद लिफाफे में मामले को देख रहे जज से वो लिफाफा सौंपता है। जज साहब उस लिफाफा को खोलते हैं, जज साहब तमाम बातों को पढ़ते हैं, फिर लिफाफा बंद कर दिया जाता है। मतलब कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस मामले से जुड़ी हुई जिसके बारे में सीआईडी का ओपिनियन ये है कि ये मामला बाहर नहीं है। और मामले में कुछ न कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं जिन तथ्यों को फिलहाल अनुसंधान की दृष्टि से सीक्रेट रखना चाहता है। इस पूरे मामले में बंद लिफाफा कोर्ट के जज के सामने पेश करने के पीछे मतलब क्या होता है, इस बारे में जो कोर्ट परिसर में काम करने वाले पेशकार हों या जुडिशियरी से जुड़े हुए सीनियर जज हों या इस तरीके के अनुसंधान करने वाले पूर्व पुलिस पदाधिकारी हों, ऐसे तमाम लोगों से हमने बात की कि इस बंद लिफाफा का मतलब क्या है। और अगर बंद लिफाफा के माध्यम से सीआईडी अगर कोर्ट को कुछ सूचित करता है तो उसका मतलब क्या है। जी हाँ, देखिए, दो बातें सामने आई हैं। एक पहली बात ये कि इस पूरे घटनाक्रम में कुछ न कुछ ऐसी चीजें सामने आई है, ऐसा एविडेंस सामने आया है जिस एविडेंस की जानकारी कोर्ट को होनी चाहिए। तब अमूमन सीबीआई, विजिलेंस या जो खास तरीके की जांच एजेंसी है, सीआईडी और आर्थिक अपराध इकाई भी कभी कभी इस तरीके के मामले में बंद लिफाफा कोर्ट को समर्पित करते हैं। तो मतलब जज साहब के संज्ञान के अलावा किसी भी व्यक्ति को इसकी जानकारी ना हो। तो ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि कहीं न कहीं कोर्ट को ये सूचित किया गया है कि इस मामले में कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं जिनके खिलाफ हम प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके हैं और किसी भी वक्त हमें इनकी गिरफ्तारी के लिए या इनसे पूछताछ के लिए कोर्ट का हमें सहयोग चाहिए। दो तरह के अमूमन इस मामले में चीजें सामने आई हैं। मुजफ्फरपुर को लेकर जो बातें सामने आ रही है, ये तो तथ्य हमने आपको बताया कि बंद लिफाफे में अगर कोर्ट को कुछ अनुसंधान के दौरान अगर कोर्ट को कुछ सूचित करती है अनुसंधान करने वाला पुलिस अधिकारी या एजेंसी, तो समझिए कि कुछ न कुछ चीजें इस तरीके की हैं। तो जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये मिल रही है कि जिस सिंडिकेट की लगातार हम चर्चा करते रहे, उस सिंडिकेट में खाकी और खादी वर्दीधारी तो है ही, इंजीनियर भी शामिल है मुजफ्फरपुर के, जो मुजफ्फरपुर के विभिन्न डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं, वो भी शामिल हैं। जमीन के कारोबार से जुड़े हुए कातिब लेवल का जो आदमी होता है रजिस्ट्री ऑफिस में, उसका भी एक नेक्सस है जो इन सब चीज़ों को करते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं, प्रभावशाली व्यक्ति, जो इन लोगों के पैसे का रोटेशन करते हैं। उसमें सुतापट्टी के व्यापारी हैं, कुछ डॉक्टर की भी चर्चा आ रही है, जो इस तरीके से अर्जित पैसे का इस्तेमाल वो अपने वाइट मनी बनाने में करते हैं, या यूँ कहें कि इस ब्लैक मनी के सहारे अलग अलग तरह के जगहों पर निवेश करते हैं। इसकी भी एक सूची, एक पुख्ता सबूत सीआईडी के हाथ लगा है। और सीआईडी के हाथ जो भी बातें लगी है उस तरफ सीआईडी धीरे धीरे उस और बढ़ रहा है। अब उस सीआईडी का फोकस सिर्फ मंटू शर्मा, गोविंदा, विक्की शर्मा या फिर ओंकार ही नहीं है। सीआईडी को ये लग रहा है कि ये सब चेहरा सामने है, इसके पीछे
बड़े बड़े लोग शामिल हैं, चाहे वो आईपीएस हैं, पूर्व आईपीएस हैं, या फिर नेता हैं, जो पूरी तौर पर कॉकटेल बना के 2003-4 से मुजफ्फरपुर में एक अलग तरीके का सिंडिकेट चला रहे हैं। और इस सिंडिकेट को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि देखिए जो जांच टीम, सीआईडी की जो जांच टीम है, उसमें दलजीत सिंह लगभग 5 वर्षों तक सीबीआई में रहे हैं। बिहार में समस्तीपुर एसपी भी वो रहे हैं, 1-2 जिले के एसपी के रूप में हम जानते हैं कि वो एसपी के रूप में रहे हैं। तकनीकी तौर पर एक्सपर्ट माने जाते हैं। ये अगर हम बात करें तो दलजीत सिंह तकनीकी तौर पर एक्सपर्ट है। संजय सिंह जो अभी फिलहाल आपको इस आतंकवादी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एक अलग से एक सेल बनाया हुआ गया है, आप उस सेल में वो एसपी है, तो वहाँ फॉरेंसिक जो टेक्नोलॉजी है, फॉरेंसिक सपोर्ट के लिए जिस तरीके का एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जो साइंटिफिक चीज़ें की ज़रूरत है, वो वहाँ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में बहुत ही मजबूत है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहाँ मौजूद है, चाहे वो फ़ोन डंप का मामला हो, फ़ोन व्हाट्सएप का मैसेज डिलीट कर दिया हो, वो मैसेज रिकवरी का मामला हो, डंप मतलब हजारों लाखों फ़ोन को एक जगह क्लब करके कैसे उससे बेहतर कुछ निकाला जाता है, उसकी एक विधिवत काम वहाँ पे होता है। और वहाँ वो एसपी हैं संजय सिंह, वो भी इस काम में लगे हुए हैं। तो जो टेक्निकल सपोर्ट जिला से बेहतर, मतलब जिला में तो हर जिला में तो है ही, लेकिन ये जो आतंकवादी निरोधक दस्ता का जो एक अलग विंग बना है एटीएस, वो एटीएस अपने तरीके से काम कर रहा है, तो वहाँ पे उनको उस तरीके का सपोर्ट मिला है। मनीष कुमार जो अभी जस्ट वैशाली एसपी से जिनका तबादला हुआ है और इस केस को देख रहे, वो अभी सीआईडी एसपी है। उसके अलावा कई यंग बैच के जो डीएसपी हैं, जो अलग अलग विभाग में कहीं कहीं पदस्थापित थे पटना में ही, उनका सहयोग भी लिया जा रहा है, खास करके टेक्निकल सपोर्ट के लिए। इसमें कई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी लड़के हैं, कई फिजिक्स के बैकग्राउंड के भी लड़के हैं, और कुछ लड़के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से मतलब पढ़ाई लिखाई किए हुए। तो जो आर्थिक अपराध है या साइंटिफिक अपराध है, उसको लेकर कैसे हम अभियुक्तों की घेराबंदी करें और हाथ डालने से पहले पूरा कंक्रीट एविडेंस को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, इसकी कोशिश ये सारे लोग, लगभग 50 से अधिक पदाधिकारी आईपीएस से लेके इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी इस केस के उद्भेदन में लगे हुए हैं। डीजीपी भट्टी खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और लंबे अंतराल तक भट्टी खुद सीबीआई में रहे हैं, लंबे अंतराल तक। तो उनका सीबीआई का एक नेटवर्क भी है, सीबीआई के पूर्व वर्तमान कई अधिकारियों से उनका व्यक्तिगत रिश्ता रहा है, प्रोफेशनली रिश्ता तो रहा ही है, साथ काम करने की वजह से भी कहीं न कहीं उनका रिश्ता बना रहा है। ऐसे अधिकारियों का भी ये इस मामले में सहयोग ले रहे हैं। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जिन हाई प्रोफाइल लोगों पर भट्टी की नज़र है, क्या उनकी गिरफ्तारी संभव है क्या, या उन पर हाथ डालना संभव है क्या? क्योंकि जिन लोगों का नाम आ रहा है वो तमाम ऐसे लोग हैं जो सत्ता के काफ़ी करीब हैं, चाहे वो बिहार की सत्ता हो चाहे दिल्ली की सत्ता हो। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के सत्ता के भी करीब हैं और बिहार के भी सत्ता के करीब हैं। तो ये जो सत्ता के करीब वाले जो लोग हैं, उन पर भट्टी किस तरीके से हाथ डालता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई है। जल्द ही इस केस में ईडी का भी प्रवेश होगा। संपत्ति जब्त करने की जो इन लोगों ने जितनी भी संपत्ति बनाई है, जैसे चुन्नू ठाकुर की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया वहाँ की एसएसपी ने शुरू कर दिया है कि कहाँ से कहाँ उन्होंने बेनामी संपत्ति अर्जित किया है। सारे जिले के जितने सीओ हैं उनको लिख कर दिया गया है कि इनकी संपत्ति का ब्यौरा दीजिए, और चुन्नू ठाकुर को भी इसी तरीके से संपत्ति जब्त करके उन्हें पहले आर्थिक तौर पर उनको कमजोर करिए। तो यही स्थिति गोविंदा और मंटू शर्मा के मामले में भी जो गिरफ्तारी हुई है, जो अभी पुलिस जिनको गिरफ्तार करना चाहता है, उनका आर्थिक नेटवर्किंग क्या है, पैसे कमाकर वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए हैं। फिलहाल पुलिस की एक टीम, मतलब सीआईडी की एक टीम इस पर भी काम कर रही है
पैरेलली अगर जरूरत पड़ा तो ईडी को भी प्रवेश करके उसकी संपत्ति, हालांकि आर्थिक अपराध इकाई भी इस मामले में विजिलेंस भी संपत्ति अटैच करती है, लेकिन ईडी का एक अपना एक अलग काम करने का तरीका भी है और एक अलग तरीके से वो चीज़ों को देखता भी है। तो ऐसे तमाम बेनामी संपत्ति एक साथ, मतलब अंडरवर्ल्ड की आमदनी का कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो आर्थिक तौर पे भी घेराबंदी की कोशिश शुरू की गई है। मतलब आपराधिक घटनाओं को आपने अंजाम दिया, क्रिमिनल केस तो है ही, उसके बाद उस क्रिमिनल केस के आधार पर या क्रिमिनल गिरी के आधार पर ने आपने जो संपत्ति अर्जित की है, उस संपत्ति को भी जब्त करना है, ये प्रक्रिया साथ साथ शुरू कर दिया है सीआईडी ने। देखिए अब आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है जिस अंदाज में अनुसंधान आगे बढ़ रही है, मुजफ्फरपुर कि उन तमाम लोगों को हमें लगता है कि सुकून मिलने वाली है जो वहाँ के पुलिस अफसर से, वहाँ के नेताओं से किसी न किसी वजह से परेशान रहे हैं। हमें लगता है कि अब वो वक्त आ गया है, और पहले भी कहते थे और आज भी कह रहे हैं कि भट्टी की अग्नि परीक्षा है। अगर इस परीक्षा में वो पास कर गए तो ये तय मानिए कि जब तक वो बिहार के डीजीपी रहेंगे, फिर कोई अपराधी उनके कार्यकाल के दौरान